100% अगर आप देते हो तो मुझे लगता है 200% आपके पास लौट के आएगा। चाहे आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या एडवोकेट बनेंगे, तो भी ये सवाल आएगा मतलब कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा भाई हम आपके बैंक खाते में हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आपको हमको 9 लाख रुपए वापस देने, आपको तो 1 लाख रुपए वैसे ही आ गए, उनका वो पैसा वाइट हो जाएगा यूँ करके ऐसे निकाल लेंगे, हमको ले लेगा। तो वो हमने कहा हमारे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते राजेश जी। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो शुक्रिया बहुत अरब बहुत, टॉक्स। थैंक यू। सो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान जाए। मेरा नाम राजेश सिंघवी है। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और पिछले 30 साल से मैं जिला और सेशन न्यायालय उदयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पॉलिटिकली मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से जुड़ा हूँ, उसका एक कार्यकर्ता हूँ। और अभी वर्तमान में मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ। मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो बीएससी किया मैंने साइंस कॉलेज से 87 में, फिर मैंने 89 में एमए किया है और 92 में लॉ करके मैं तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं 1999 में बार एसोसिएशन उदयपुर का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। अच्छा। और 1999 से 2013 तक मैं पार्षद भी रहा हूँ नगर निगम उदयपुर में। अरे वाह। सो हम देखते हैं कि जो नॉर्मली जो व्यक्ति होता है उसमें वो लाइफ में दो चीज़ों पे काम करता है, एक होता है पर्सनल डिसिप्लिन, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। तो आप इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करके कैसे चलते हो? बहुत मुझे लगता है आसान है। मुझे याद आता है बचपन से मैं लगभग 5 साढ़े 5 मैक्सिमम 6 बजे तक उठ जाता है 365 दिन। ओह। तो मुझे लगा कभी मुझे कोई थकान या बीमारी नहीं हुई। मैं बताना चाहूँगा आपको कि टिल डेथ मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने बीमार होने के कारण या मूड ठीक नहीं होने के कारण मैंने कभी अपना जो शेड्यूल है उसको चेंज किया हो। अच्छा। और मैं आज भी सुबह 8 बजे मतलब मुझे लगता है मैक्सिमम 8:01 होता है तो मुझे लगता है मैं बेचैन हो जाता हूँ कि भाई मैं लेट हो गया हूँ। मेरी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या चाहे फैमिली के लिए हो, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा आसान है। आप एक्चुअली में जैसा सोचते हैं लाइफ वैसे हो जाती है। बिल्कुल। तो इसको मैंने मेंटेन किया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा जब कोविड का जो दौर था जिससे बड़ा टेरर था, राइट। मतलब घर से नहीं निकलना है, तो मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि शायद मैं साइंटिफिकली सही था नहीं था, लेकिन तब भी मैं 8 बजे तैयार होके अपना जो पार्टी ऑफिस है वहाँ जाकर बैठना। और जो हम लोग उस दौर में जितना कर सके उस पब्लिक के लिए, खासकर फर्स्ट जो लॉकडाउन था, हाँ लॉकडाउन था, उसमें लोग देखते हैं कि काफ़ी उसका टेरर था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे कोरोना आपको टच कर लिया तो आप मतलब गए काम से। तो उस समय मैं 8 बजे तैयार होकर अपने पार्टी ऑफिस बैठ के, और मुझे हमारी कोई ज़्यादा पहचान नहीं है, नहीं हम लोग पॉलिटिकली साउंड है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन से लोगों को पता लगा कि भाई हम लोग कोविड में काम कर रहे हैं, पब्लिक जो नीडी है, जिनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा, जो गरीब लोग हैं, तो हम लोगों ने केवल एक अपील की हमने सोशल मीडिया पे। तो आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और उन लोगों ने भी सहयोग किया जिनके घर की हालत ज़्यादा बेहतर नहीं है। और ये मैंने महसूस किया कि जो ज़्यादा हम लोग जिनको समझते वो पढ़े लिखे कम हैं या ज़्यादा प्रोफेशनली उनको इज्जत सोसाइटी नहीं देती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो कि उन्होंने उस कोविड के दौर में भी, चाहे वो पैसों के रूप में हो, चाहे वो कोई सामान चीज़ देने के रूप में उन्होंने मदद की। और हम लोग उसको काफ़ी मतलब हज़ारों लोगों तक हम लोगों ने खाना हो या जो खाने की सामग्री हो या जो दवा हो या और कुछ जो उनको सुविधाएं हो, उदयपुर से बाहर आने जाने के कोई आ रहा है तो वो हम लोग कर पाए। और तो अगर आप मुझे लगता है कि जैसे वही बात है कि हम लोग क्या होता है आज तो छुट्टी है,
तो चलो थोड़ा लेट आराम से उठेंगे। हाँ, लेकिन जब आपके मतलब कोई टास्क है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान सोच ले तो उसके पास कोई ना कोई टास्क है। सुबह होता है। और मुझे काफी कोई दिन ऐसा नहीं होता जब छुट्टी और मुझे लगता है आज मुझे फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। इतने काम है और हर इंसान के लिए काम है, अगर वो उस डायरेक्शन में सोचे। मतलब मैं 24 घंटे का दिन होता, मुझे लगता है मैं 48 घंटे काम करूँ तो भी वो कम है। हम लोग मैक्सिमम 8 से 12 घंटे काम कर पाते हैं। हम लोग जिसको बोलते हैं बहुत हम लोग काम करते हैं, मैक्सिमम इतना कर पाते हैं। तो उसके बावजूद ही मुझे लगता है जो मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिस फील्ड में मैं हूँ, चाहे प्रोफेशनली फील्ड में हूँ, मैं जितना पढ़ूंगा, जितना केस के डीप में जाऊँगा तो मैं अच्छे रिजल्ट दे पाऊंगा। उसी तरह जितना मैं पॉलिटिकली जो काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है जो नीडी लोग हैं, जो एक उम्मीद लेके हमारे पास आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी आधे काम तो ऐसे हो जाते हैं, हम लोग उनको सुन लें या प्रॉपर उनको गाइड कर लें, डायरेक्शन दे दें। तो मुझे लगता है अगर आप आलस करेंगे या अपना ठीक है आज छुट्टी है, आज मूड नहीं है, आज तबीयत खराब है, तो फिर वो वैसे हो जाती है। तो मुझे लगता है हर इंसान जैसा सोचोगे वैसा वैसा हो जाता है। तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ये दिन भर हम लोग जैसे कोर्ट में रहते हैं तो उस समय भी कोई काम होते हैं, पब्लिकली प्रोफेशनली भी करते हैं। कोई निरी लोग भी आते हैं, कोई किसी को हटा दिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी को गाइड करना है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है। इस तरह से छोटे छोटे काम होते हैं। मेरे लिए वो छोटा काम एक फॉर्म भरना, उसको डायरेक्ट करना भाई, लेकिन उसको जो महीने के 500-700 रुपये मिलेंगे पेंशन, उसके लिए बहुत बड़ा मतलब आधार है उसके जीवन को जीने के लिए। तो मुझे लगता है कि हर इंसान उस मुकाम पे होता है, चाहे वो ठेला चला रहा है, चाहे वो कलेक्टर है या चाहे वो मंत्री है। हर इंसान अगर सोचे तो वो सोसाइटी को एक क्रिएटिव और पॉजिटिव चीज़ दे सकता है, और वो देना चाहिए। मुझे लगता है तभी इंसान होने का कोई मायने है। हम देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको एक हमसे आशा होती है कि हमारा जो बेटा है या बेटी है वो या तो एक उनके लेवल तक पहुंचे या उनसे ऊपर जाए। तो जो आपके फादर थे BL सिंघवी, तो आपने इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया हुआ है? मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँ, उसके पहले मैं अपने बारे में, मेरे बच्चों के बारे में बोलना चाहूँगा। मेरे मन में कभी नहीं आता कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक CA कर लिया है, प्रैक्टिसिंग है, एक वो एडवोकेट और मॉडलिंग भी करती है। वो मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मतलब एडवोकेसी करेगी। अभी शायद वो RJS तैयारी से दे या नहीं, तो उनकी इच्छा है। मॉडलिंग करे नहीं करे उनकी इच्छा है। तो मैंने कभी नहीं कहा आप ये करें, और कभी ये भी नहीं कहा कि आप ये ना करें। और मैं उनको एक बात कहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें। पहली आवश्यकता ये है कि आप खुश रहें। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप न तो फैमिली को और न सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे। मेरा कभी भी ये नहीं रहा कि मुझे नहीं लगता मेरा कोई मुकाम है तो मैं ऐसा सोचूं कि मेरे बच्चों को उससे ज़्यादा मुकाम चाहिए, मतलब उनको ज़्यादा शोहरत मिले मुझसे, या मुझसे ज़्यादा पैसा कमाए, या मुझसे ज़्यादा कोई बड़ा पद वो ले ले, कोई चुनाव जीत जाए। मेरे मन में कभी नहीं आता। बस वो एक सोच रहती है, एक अच्छा इंसान बने, सोसाइटी को कुछ दे पाए और खुश रहे। तो ये सोचता हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरे पिता उनकी बात है, वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी उनकी रही है। मतलब गांव से निकल के हम लोग नाथद्वारा में गांव में, वहाँ से हम लोग निकल के अच्छा आए हैं। और वो उन्होंने 72 में ही वो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस समय, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उदयपुर में आकर फिर वो लॉ किया उन्होंने। फिर वो लोगों के बीच में काम करने लगे और उनके मन में यह था कि अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो जिस ढंग से मुझे सोसाइटी में काम करना, पॉलिटिकली मुझे जो काम करना, वो मैं कर नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने वो प्रैक्टिस कभी नहीं की और फिर टाइप की शॉप चलाकर वहाँ पर वो अपना जो एक जिम्मेदारी होती मिनिमम फैमिली को चलाने के लिए, उन्होंने उसको करने की कोशिश की। और फिर रेलवे की जो स्ट्राइक हुई थी तब वो जेल में गए थे। 75 में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तब उस समय 1 साल वो मिर्सा में जेल में रहे वो। तो उसके बाद जब वो जेल से निकल गया है तो वो पक्का बन के आगे मुझे अब परिवार तो चल जाएगा। और एक बहुत इंसिडेंट में बताना चाहूँगा आपको कि मेरा छोटा भाई वो इमरजेंसी के 25 मई 1975 को लगी थी। उसका जन्म है 31 मई का, जस्ट 6 दिन बाद का। अच्छा। तो मेरी नानी, मुझे याद है मैं 6-7 साल का था उस समय। तो नानी ये कह रही थी पापा को कि भाई आपके 2 बच्चे हैं, ये बच्चा होने वाला है इसके, तो ये कैसे चलेगा, आप पार्टी करते हो, ये
मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में तो वो सब चीज़ें है नहीं, कैरियर तो है नहीं, हाँ जो एक कैरियरिस्टिक सोच होती है वो तो है नहीं, तो कैसे ऐसे चलेगा। तो उन्होंने एक शब्द कहे थे कि इस देश में लाखों बच्चे ऐसे भी जिनके माँ बाप नहीं है, वो भी बड़े हो जाते हैं। तो मतलब वो चीज़ें हो सकता है कुछ ऐसा लगे, लेकिन जब इंसान के कोई जुनून होता है, कोई टास्क होता है, तो वो उसमें फुल वो एक उनका एक सपना था कि नहीं दुनिया बेहतर हो सकती है और ये जो दुनिया है वो ठीक नहीं है। और एक कोटेशन था महात्मा गांधी का, इस प्रकृति ने इतना दिया है, इतना दिया, और खासकर हमारे देश की प्रकृति ने तो इतना दिया है कि हर इंसान की बेसिक जो नीड्स है वो सम्मानजनक ढंग से पूरी हो सकती है। लेकिन हम लोग देखें बहुत तेजी से अमीरी गरीबी की खाई उस समय भी बढ़ रही थी और अब तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो दुनिया है वो बहुत क्रूर दुनिया है। आज अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी सोसाइटी उनको दे जाऊँ, मतलब पापा का ये सोचता है हम लोग ऐसी सोसाइटी हम लोग दे जाए जिसमें बेहतर, आज से जो बेहतर स्थितियाँ हम लोग छोड़ जाए जब हम इस दुनिया से जाएं। तो उनका हम लोग देखें, उसके बाद उदयपुर में जो बेगरवाल लोग थे 77-78 में, तो उन्होंने कुछ यूआईटी देवाली जो है हमारा यहाँ क्षेत्र, वहाँ पर कुछ यूआईटी के लोग गए थे और उन्होंने एक गरीब कोई आदिवासी महिला थी उसका झोपड़ा तोड़ दिया। और फिर ये वो लोग फिर पापा से और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी में जो काम करते हैं उनसे मिले थे, तो वो यूआईटी में गए थे और जो चेयरमैन थे उनको कहा था कि भाई ये ठीक नहीं करा आपने। तो उन्होंने ये कहा था कि गरीब के बाप की ज़मीन थी क्या, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार कोई ऐसा बोल दे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, गरीब के बाप की होने की नहीं, किसी के बाप की नहीं है। हम हर चीज़ पैदा करते हैं लेकिन ज़मीन प्रकृति ने दी है और इस पर जो भी जीव पैदा हुआ है वो सबका अधिकार है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो बकरी हो, शेर हो या हाथी हो, जो भी हो, सबको प्रकृति ने स्थान दिया। तो इंसान के भी रहने की जगह चाहिए, तो वो एक सोच बनी। और उदयपुर में जो हजारों लोग रात को गाँवों से आते थे मजदूरी की तलाश में, नहीं मिलती थी, सड़कों पे सोते थे, किस हालत में सोते थे, परिवार को लेकर सोते थे, कई तरह की स्थितियाँ थी। तो उन्होंने उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कच्ची बस्ती फेडरेशन। उसमें कॉमरेड भंवरलाल बारबर और कॉमरेड अयलदास भी, एक 3 जनों का एक ग्रुप था। और उसके बाद कई लोगों को, जो हजारों लोगों को जोड़ा, और उदयपुर के चारों ओर मतलब 77 से लेकर 85 तक 12,500 मकान है और 1 लाख लोग आज उन मकानों में रह रहे हैं, जो उनकी लीडरशिप में उदयपुर के चारों तरफ वो कच्ची बस्तियाँ बसी। और लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने उदयपुर को बर्बाद कर दिया। तो अब 2 तरह के दृष्टिकोण हैं कि भाई बर्बाद कर दिया, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास में वो कोई कच्ची बस्ती है तो मेरा तो मकान की रेट कम होगी, मेरा ये सोच है। लेकिन एक दूसरा सोच ऐसा भी हो सकता है, नहीं भाई इसका भी अधिकार है और इसको कोई शौक नहीं गलत काम करने का, संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया, तो उसको आप मुहैया कराते, उसको ऐसे हालात देते। आज़ादी के इतने सालों बाद भी 35-40 साल उस समय हो गए थे, तब ऐसी स्थिति थी, तो ऐसा करा वो। तो वो एक तरह का एक वो मूवमेंट उन्होंने लड़ा। उसके अलावा उदयपुर शहर में कई तरह के जो गरीब पे, चाहे ऑटो वाले हो, चाहे ठेले वाले हो, चाहे कर्मचारी हो, और जो ट्राइबल बेल्ट हम लोग देखते हैं उदयपुर के चारों ओर, खासकर कोटड़ा और चाड़ोल वाला जो एरिया है, वहाँ पर भी उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और कार्य क्षेत्र बना के उन्होंने वहाँ पर वेट वेगार होती है जिसको बोलते हैं, वो जो सामंत होते थे या जो पर्टिकुलर अपने को आपको सामंत समझते थे, मैं नहीं समझता उनको, तो वो उनसे वो महुए के जो पेड़ होते थे तो उसमें जंगल में लग रहे पेड़, लेकिन आधा वो लेंगे और आधा वो ट्राइबल आदिवासी लेगा। तो उनको लगा ये ठीक नहीं है भाई, जो बिन रहा है जंगल पर तो सबका अधिकार है बराबर, वो भी अगर उसको चाहिए बहु तो वो भी बिने, वो भी ले। नहीं ये आरामखोरी क्यों, उनकी नज़र में ऐसा था। तो उसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट किया, भाई ये हम लोग नहीं देंगे। तो उन पे जानलेवा हमले भी हुए उनके ऊपर। और फिर लेकिन उसके बाद उनको लगा कि तो डर जाएंगे, और उस जानलेवा हमले के बाद उन्होंने उसको मूवमेंट बना के हजारों लोगों को उन एरिया में, जो कोटरा और जो इंटीरियर एरिया है, उन जंगल का एरिया है, वहाँ पर उन्होंने उनको जोड़ा। और वो जो ये गलत प्रथा थी उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई उन ट्राइबल्स को। और उसके बाद जो कई लोग ऐसे थे जिनकी हम लोग देखते ज़मीन नहीं लगातार कम होती जा रही है, एक बाप के 4 बच्चे बड़े हो गए तो उनके भी 4-4 बच्चे, 3-3 बच्चे, तो फिर वो जंगल की ज़मीन है तो वो जंगल तो कुदरत ने दिया, तो उस पर भी कब्जे उनके कराए, और जिससे वो एक जीवन जी सके। कब्जे कराने का ये नहीं कि हम लोग कह रहे हैं नहीं कब्जा करना ही विकल्प है। जब आप जो आज़ादी के बाद जब गाँव और शहर में इतना बड़ा अंतर है,
एक तरह से आप यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको एक अलग दुनिया दिखेगी। राइट। तो जो विकसित देश है वो कैसे बने, अगर वो मॉडल होता हमारे देश में, दरअसल हमारे देश में जो मॉडल है वो विकास का कहते हैं लेकिन वो विनाश का मॉडल है। आप इसको डीपली सोचेंगे, जब तक नीचे के स्तर पर आज भी इतना काम है कि वो अगर करा जाए तो इस अंतर को दूर करके जो दबाव बढ़ रहा है शहरों में वो कम करना बहुत ज़रूरी है। और वो जब तक गांव में आप चीज़ें नहीं मुहैया कराएंगे, अच्छे हॉस्पिटल है, अच्छे स्कूल है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे तालाब है, अच्छी सिंचाई के संसाधन, जब तक नहीं कराएंगे। और ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार है उसकी है। हम चुनते किस लिए सरकार को? कोई वो पूजा पाठ और बजट मंडी लेके तो सुनते नहीं है ना, चुनते नहीं है। हम हमारे बेहतर भविष्य के लिए चुनते हैं, लेकिन सरकारें जब वो नहीं करती है तो विकल्प होता है ये करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे पापा की जहाँ तक बात है तो उनकी बराबरी का तो हम लोग सोच नहीं सकते। और उनकी भी ये शिक्षा थी कि मतलब बड़ा या छोटा नहीं है, आप उनके बारे में जाने तो वो सुबह उठ के 5-5:30 बजे 1-1.5 घंटा नालियाँ साफ करते थे। और वो नाली सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, वो आधा किलोमीटर दूर तक जाके करते थे। और कई लोग जो नए वहाँ उन कच्ची बस्तियों में आ गए थे तो वो अरे आप तो वहाँ नहीं आए, मतलब उनको एज ए ट्रीट सभी कर्मचारी मतलब एज ए ट्रीट करते थे। और आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताऊं, जब वो मेरी मतलब पौशी और जो शैली उनकी मम्मा है, उनके जब पापा मतलब मुझे शादी के लिए देखने आए थे तब वो पापा जो हैंड कार्ड होता वो सफाई कर्मचारी का वो चला रहे थे, मतलब उसमें खर्चा डाल के। ठीक है, उनका अपना एक सोच था कि भाई हम लोग भाषण तो अच्छे अच्छे देते हैं, वो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन उसको जीना, राइट, उसको जीना मतलब प्रैक्टिकली करके बताए तो वो करा। और कई बार लोग कहते थे भाई आपका बेटा तो पार्षद है, फिर क्या जरूरत है? उनको लगता ठीक है वो है अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना, मेरा शरीर भी स्वस्थ रहता उससे, वो उसको उस दिन से भी लेते थे। तो मुझे लगता है कि उनको देख के बहुत कुछ कोशिश करी कि उनको काफ़ी हम लोग जिए अपने आप में। और एक बहुत बहुत अच्छा जो उन्होंने काम किया कि आमतौर पे हम लोग ये देखते कि आदमी तरक्की कितनी की है पैसों से देखते हैं, राइट। और वो जब वो गए तब उनका बैंक बैलेंस या कैश 1 रुपया नहीं था उनके पास, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने पार्टी ओवरटेमर के लिए काम किया। और मुझे लगता है वो बहुत बेहतर बात है, और इसीलिए हमारा जो परिवार है बहुत हम लोग साथ रहते हैं। क्योंकि अगर कुछ संपत्ति है और आप देखना कोई पुश्तैनी होती है तो आप कितना भी अच्छा परिवार हो, मन में तो आ ही जाएगा मुझे ज़्यादा मिले या उसको ज़्यादा क्यों मिले, मैंने ये किया वो किया। तो ये सब बातों से मुझे लगता है कि हम जितना दूर रह पाएंगे तो एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। जब हमने आप पे थोड़ी रिसर्च करी तो हमको उससे ये पता चला कि एक ADR करके फॉर्म होता है, डेट इज़ एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो हमारी ऑडियंस है उनको नहीं पता है, तो ये बेसिकली वो होता है कि जिसमें जो भी MP MLAs वगैरह खड़े होते हैं तो उनको अपनी जितनी भी डिटेल्स वगैरह है वो दिखानी पड़ती है, ताकि पब्लिक को पता चले कि इनका बैकग्राउंड क्या है और वो किस जनों को चूज़ कर रहे हैं। तो उसी डिटेल में हमको पता चला कि आपके ऊपर 2002 में एक चार्जेस लगे थे IPC सेक्शन 283 के तहत, जिसमें ये था कि आपने जो पब्लिक वे है उसको रोका था। तो उस इंसिडेंट के बारे में बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, न सिर्फ सांसद या विधानसभा के चुनाव हो, पार्षद या सरपंच के भी चुनाव हो, लोकल बॉडीज़ के भी, उनमें भी ये फॉर्म भरने होते हैं और उसमें डिटेल ये देनी होती है। तो इसलिए मैं जहाँ तक ये 2002 के मुकदमे की बात है मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि 5-6 मुकदमे लगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको, कोई चोरी चकारी धोखाधड़ी के मुकदमे नहीं लगे, सारे पब्लिक जो इश्यूज थे। 2002 में जो मुकदमा लगा मुझे ध्यान आ रहा है कि वो गौतम विलास में एक कोई डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से, जो बड़ी गाड़ी आती है वहाँ पर। तो उस मामले में हम लोगों ने रास्ता रोका था कि भाई इनको जो है बंद किया जाए या कोई बैरियर लगाया जाए। तो उस इश्यूज को लेकर वो मुकदमा हुआ था। वो रास्ता रोकने का 283 जो धारा है वो रास्ता रोकने का है। उसके पहले भी उसके बाद भी मुकदमा दर्ज हुआ हाईकोर्ट बेंच के, जो हम लोगों ने मूवमेंट किया उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए, तो उसमें भी वही धारा लगी है। और 2014 में एक और मुकदमा हुआ है, उसमें भी ये वसुंधरा उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे राजस्थान के, तो उन्होंने ये सरकार आपके द्वार करके उन्होंने कहा था कि उनको आने का था या उदयपुर UIT में, वो आए नहीं थे। और उन्होंने कहा भी था सबको हम लोग वो आवाज़ देंगे, पट्टे देंगे कच्ची बस्तियों के। तो हम हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर UIT को घेरा था। तो उन्होंने भी यही बताया था कि भाई राजकार्य में बाधा आपने
पहुंचाई है, तो वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। तो मुकदमे मुझे लगता है कि अगर पब्लिक इश्यूज पे आप काम करते हैं और मुकदमे लगते हैं तो उसको कोई अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और कई बार अपराधी हैं ये सोच लेना कि मुकदमे लगे हैं इसलिए, तो मुझे लगता है कि मुकदमे का वो है क्या है, मुकदमे किस कारण है, वो सोच के अगर पब्लिक हित में है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि और आज सोसाइटी यहाँ पर पहुँच गई है, मतलब दुख इस बात का होता है कि जिनके ऊपर मर्डर के हैं, हिंसा के हैं, चीटिंग के हैं, चोरियों के हैं, रेप के इवन इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं, लेकिन जनता उनको चुन रही है। जनता को एक्चुअल में ऐसा बना दिया गया, जनता का दोष नहीं कह रहा हूँ। और जो पब्लिक इश्यूज में काम करते हैं, हमारे जितने भी लीडर रहे हैं उन पे हमेशा 5, 10, 15 मुकदमे चलते रहे। मुझ पर भी 5, 7 मुकदमे अभी तक हुए हैं, हो सकता है आगे भी हो या नहीं हो। हम लोग तो मुझे लगता है कि मुकदमों को लेकर अगर आप ये बना देते हैं छवि ये अपराधी है, मुझे लगता है कि ये शायद सोचना होगा। सो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज रैपिड फायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ योर वर्क? आपको किस काम को करने में मजा आता है? मुझे कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए, कोई भी काम लेके आए, तो वो काम करने में मजा आता है। और खासकर मुझे लगता है जो मेरा एक जो सोच है, विचार है, वो मैं उस तक कितना पहुंचा पा रहा हूँ मैं अपनी बात। सेकंड काम एक मतलब वो बहुत पीछे आएगा कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है। फर्स्ट तो मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान कैसे बना, वैल्यू एडिशन जो आप कर पा रहे हो। हाँ मैं कर पा रहा हूँ, मैं उससे एक बेहतर इंसान बना पाऊँ, अच्छा इंसान बना पाऊँ और मैं भी बन पाऊँ, वो रहता है मतलब सबसे पहला। तो नेक्स्ट है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में मुझे क्रिकेट देखने का आज भी शौक है। अच्छा। और दोस्तों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। दोस्त वो दवा एक मतलब कोई वो जब हम लोग परेशान हो जाते हैं इस सिस्टम में कई बार तो, लेकिन उनके साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं तो एक क्वालिटी टाइम होता है, लगता है कि नहीं बहुत खूबसूरत मतलब जीवन है उनके साथ। तो दोस्तों के साथ, और ये क्रिकेट कभी कभी चलता है तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? हाँ ये स्ट्रेस एक्चुअल में, स्ट्रेस और टेंशन दो अलग अलग चीज़ है। हाँ। मैं टेंशन में कभी नहीं रहता। अच्छा। बिल्कुल नहीं रहता। और वो कोई भी आदमी टेंशन में नहीं रहता जिसका एक टास्क है और जिसका एक जो मिशन में है। मेरा अपना एक मिशन है, मैंने एक दुनिया इस तरह की सोच रखी है कि मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें सब समान हो, सबको बराबर का अधिकार हो, कोई ऊंच नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। सबसे बुरी सलाह अभी तक की आपको क्या मिली है? पार्टी छोड़ दे, इसमें स्कोप नहीं है। क्यों जिंदगी खराब कर रहा है, और जिन लोगों के लिए काम कर रहा है वो कौन से तेरे को वोट दे देंगे, नहीं हैं कौन से तेरा साथ दे देंगे। तो मैं उनको ये कहता हूँ यार कि हमारी जो राजनीति सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है, वो दिमाग को बदलने की राजनीति, उसके जीवन को बदलने की राजनीति है। और आप जब धारा के विपरीत कोई काम करते हैं तो इस तरह से चैलेंजेस आते हैं, तो मुझे उससे निराशा नहीं होती और ज़्यादा मैं मजबूत होता हूँ। हाँ लेकिन ये सलाह मुझे लगभग आए दिन मिल जाती है। नेक्स्ट है, आपको 4 लोगों को डिनर पार्टी पे बुलाना है, कि आप किन लोगों को बुलाएंगे? एक तो आपको। अरे वाह क्या बात है। क्यों? उसका कारण है मतलब जो कॉन्फिडेंस आप में है, या मतलब आप में नहीं, ऐसे हजारों बच्चों में होगा, तो ये मुझे इंस्पायर करता है। हम लोगों में नहीं था ये कॉन्फिडेंस, नहीं था, मैं बता सकता हूँ मैं नहीं था, वो पता नहीं कैसे आया नहीं आया जो भी है, तो वो मैं चुनूंगा। मुझे लगता है कि आपके साथ मैं बैठूंगा, शेयर करूंगा कुछ बातें, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा मूवमेंट है मेरे लिए। तो हाँ मेरे लिए मैं कह रहा हूँ मैं, तो मुझे सबसे अच्छा, ईमानदारी से बोलूँ ना, जो ये जो एज होती है मतलब 15-16 साल से लेके 27 साल तक की जो एज के बच्चे होते हैं, 26, 27, 28 तक के, तो वो उनको हम लोग कैसा मतलब बनाएंगे, वो शायद। और कई बार ऐसे लोग भी कम मिलते हैं कि जो कितना ग्रहण करते हैं। कई लोग जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं लेकिन वो 1% भी नहीं लेते हैं। हाँ वो वैसे के वैसे ही है। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने फार्म भर रखे हैं। अच्छा। लेकिन वो 25 साल पहले जैसे थे, 15 साल पहले जैसे थे, आज भी वही है। दुख होता है मुझे, मैं उनकी मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे। हाँ। लेकिन वो अपना माइंडसेट नहीं बदल रहे।
पार्टी तो आ गई है जो माइंडसेट बदलने वाली पार्टी है, राइट। लेकिन वो नहीं बदल रहे। तो मुझे लगता है कि एक तो आपके साथ बैठना पसंद करूंगा मैं, दूसरा मैं जावेद अख्तर साहब, उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। अच्छा। उनकी 2-3 बातें मुझे लगता है कि वो बड़ी अच्छी लगी मुझे उनकी, मैं उनको सुनता रहा हूँ मैं। एक बार उनसे किन्हीं पत्रकार ने जब ये मुस्लिम कट्टरपंथी को काफ़ी खिलाफ बोले, ऐसा कुछ बोल गए थे वो, तो वो कट्टरपंथी सब जगह मिलते हैं, क्योंकि इस दुनिया को और हमारे देश को राजनीति ने दूसरे नंबर पे हमको बर्बाद किया है, पहले नंबर पे धर्म नहीं बर्बाद किया है। चाहे वो कोई भी धर्म के नाम पर, धर्म क्या, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आप इसको डीपली आप सोचेंगे तो ये चीज़ मिलेगी। तो उनके 2-3 बातें मुझे अच्छी लगी। एक तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आप तो खुदा को नहीं मानते, फिर आपने फला मतलब खुदा के बारे में ऐसे कैसे बोला। तो उन्होंने ये कहा था कि क्या जरूरी है मैं चोर हूँ फिर चोरी के खिलाफ बोलूँ, है ये कुछ जरूरी है क्या? राइट। और एक और बात मुझे अभी अच्छी लगी थी उनकी कि उन्होंने कहा ये दंगे फसाद हो रहे, अभी कुछ टाइम पहले इंटरव्यू आया था उनका, कि यार तुम मुसलमानों अलग एक देश बना लो, हिंदुओं तुम अलग बना लो, क्रिश्चियनों तुम अलग बना लो, फला धर्म पे तुम अलग बना लो, एक दुनिया हमारे लिए भी छोड़ दो यार, हमें तो शांति से रहने दो। तो वो मुझे बहुत लगता है कि इस वक्त में ऐसा बोलना, जब आप पर मतलब हमले करने के लिए तैयार है, लॉजिकली कोई बात बोलना, मतलब साइंटिफिक कोई बात बोलना, ये एक चैलेंजिंग काम है। तो मुझे लगता है वो कर रहे हैं। तो एक उनके साथ भी बैठना पसंद करूंगा। रेखा मुझे बहुत पसंद रही है। वाह। उनके साथ भी मैं बैठना पसंद करूंगा। और क्रिकेट में विराट कोहली जो है, तो उनके साथ भी बैठना। सो वापस कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, तो जो हम देखते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो काफ़ी डाउन टू अर्थ रहते हैं, उसका क्या रीज़न है? इसलिए डाउन है वो आज देश में। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है, पूंजीवादी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नए संकट पैदा करती है। अच्छा। पूरी दुनिया में कर रही है, न सिर्फ हमारे देश में कर रही है। और उसमें यही होता है कि आदमी जो एक वस्तु बन जाता है। हाँ। मतलब हम लोग कहते हैं ना, पुराने लोग कहते हैं 70-80 साल, अरे यार कैसा जमाना आ गया। तो उसका मतलब वो एक्चुअल में जमाना, वो जो कैपिटल है वो बड़ी क्रूर होती है, क्रूर होती है वो, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। इसलिए जब उस पर संकट आ रहे तो आपको कोई न कोई मतलब डायरेक्शन चेंज करना होगा। आपके घर में मतलब ये संकट आ रहा है, तो पैसों का संकट है आपके, राइट, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आपके घर टूट रहे हैं। हाँ। तो फिर वो कहेंगे तो ईश्वर की इच्छा है ये। हाँ। तो फिर हमें उस डायरेक्शन में ले जाना होगा आपको। तो ये जो अभी दौर चल रहा है, जिस तरफ दुनिया जा रही है, न सिर्फ हमारे देश में, हम लोग कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ हम लोग, हमारा एजेंडा भी नहीं है। तो ये इस तरह के जो माहौल में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जिसमें पैसा ही मतलब वो है ना, एक वो थे इनके जुदे बीजेपी के कोई नेता मंत्री थे, आपने सुना हो, शायद आपको याद होगा कोटेशन, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। कोई वो पकड़ाए गए थे किसी वो करप्शन के केसेस में, तब उनका वो काफ़ी वायरल हुआ था उनका वो वीडियो। तो ऐसे दौर में मतलब हम जो है वो बोलते रहे, तो हम लोग बात करें ईमानदारी की, ये डिस्ट्रीब्यूशन से होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है एक सत्यमेव जयते कोई आमिर खान का कोई सीरियल आता था, 12-13 साल पहले मैंने देखा था उसको, शायद 15 साल भी हो गए। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जितना कैश पैसा है हमारे देश में, अगर वो 30 करोड़ फैमिली है तो उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 40-40 लाख रुपए हर परिवार के पास कैश होगा। आपकी अलग जो संपत्ति है वो एक अलग है, मतलब जो आपकी ये है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें अब देखो हमारा देश का है, हम लोग ये बात करते हैं हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हो सकता है 18 घंटे काम कर रहे हो, मजदूर भी कर रहा है, वो 18 घंटे काम करके वो काम लोग जा रहे हैं, उस पर नहीं जाना चाहूँगा मैं। लोग तो मतलब सपना हम लोगों का ये है
लेकिन सारा मीडिया है, सारा तो नहीं कहेंगे, आप कुछ लोग काम करें, लेकिन मोटा जो बड़ा मीडिया है वो एक तरह से सीधा उधर शिफ्ट, जहाँ पर उसको पैसा मिलेगा वो वैसा डांस करेगा, इस तरह से मतलब वो बादशाह और नफरत और इंसाफ पैदा करेगा। आप देखिए, आप मतलब हमारे जो धार्मिक प्रतीक थे, मतलब मुझे याद है बचपन में हम लोग देखते थे राम सीता लक्ष्मण मतलब खड़े हैं, हनुमान जी मतलब बैठे उनके चरणों में है, या फिर हनुमान जी को उछलते कूदते ऐसे मतलब सीन आते थे, मतलब मनोरंजन, मतलब खुशी देने वाला। राम जी को देख के एक शांति मिलती थी मतलब मन में। लेकिन अभी आप 10 15 20 सालों से देखिए, धनुष पकड़ा दिया राम जी, मतलब आपके मन में हिंसा और नफरत धर्म के नाम से डाली जा रही है। हनुमान जी का आप देखो, क्रूर चेहरा, मतलब लाल एकदम चेहरा है, जबकि पूरे जीवन में उन्होंने, उनको जो पढ़े हम लोगों ने रामायण, तो एक बार गुस्सा किया, लेकिन करेक्टर क्या बना दिया वो। तो ये जो अभी दौर चल रहा है जिसमें और जो कॉरपोरेट है वो ये देखता है कि भाई हमारा जो पैसा वो कैसे और बढ़ा सकता है। अभी चुनावी बॉन्ड आपको देखो, आप उन्होंने लीगलाइज कर दिया, आप जानते हैं इस बारे में, चुनावी बॉन्ड के बारे में? थोड़ा बताइए। मतलब चुनावी बॉन्ड ऐसा एक कानून बना दिया जो ये भी एनडीए सरकार चल रही है 2014-15 में आने के बाद में, इन्होंने मेरे पास कितना भी पैसा है, मैं उस जो पॉलिटिकल पार्टी से उसके खाते में, उनका बैंक में खाता है, उसमें डाल दूं मैं, हाँ, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अच्छा। हाँ, और वो सब पैसा वाइट हो गया, ओके, और मुझे टैक्स में छूट भी मिलेगी उसमें, और कोई पूछ नहीं सकता है उसमें। अभी सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लग रही है कि भाई इसको चुनावी बॉन्ड जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट है वो उन्हीं को ज़्यादा देगा जिससे पॉलिसी ऐसी बने जो उनको फ़ायदा पहुँचाए। हमारे ऑफिस में भी 2-3 बार लोग आए, तो हमारे कुछ नॉन लोग हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम आपके बैंक खाते में हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आपको हमको 9 लाख रुपए वापस देने, आपको तो 1 लाख रुपये वैसे ही आ गए, उनका वो पैसा वाइट हो जाएगा यूँ करके, ऐसे निकाल लेंगे, हम खुद ले लेगा। तो वो हमने कहा भाई हमारे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तो ये जो कॉर्पोरेट डे के इस ढंग से ब्लैक को वाइट करने का जो एक खेल है वो चुनावी बॉन्ड है, मतलब वो सारे इस ढंग से चीज़ें चल रही है। अब वो देखो पीएम केयर फंड है, उसमें सारे गवर्नमेंट के वो सब लगाए, उन्होंने स्लोगन्स लगाए, गवर्नमेंट के जो सिंबल है वो लगाए, लेकिन उसके बारे में हम जानकारी नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट होती। हमने ये किया, हमको अधिकार है भाई पूछने का, हमने गवर्नमेंट लोगों ने, आम जनता ने, देश की जनता ने पैसा डाला है, और वो पैसा कितना हुआ है, कहाँ खर्च होगा, जानने का हक है। लेकिन हम लोग कोर्ट्स को भी देखे तो अभी तक वो बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि जिससे की सत्ता होती है, हो सकता है कोर्ट्स कई बार ऐसे फैसले करती है, मैं एडवोकेट हूँ, हो सकता मुझे मेरी बात से असहमत, तो हो सकता मुझ पर कुछ सवाल उठे इस तरह के जवाब देने पर, लेकिन मुझे लगता है मुझे सच बोलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह से भूमिका नहीं निभा पा रही है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, क्योंकि उन पर भी दबाव है। ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के, हमारे देश के लिए, लेकिन ये है। तो ऐसे दौर में हम लोग जब ये सवाल उठाते बेसिकली, तो फिर हम लोग दबे कुचले लोगों के सवाल उठाते हैं। तो ये जो अभी दौर चल रहा है एक्चुअल में, टीवी पे देखो आप, मोबाइल में देखो, अखबारों में देखें, तो सारे तो मतलब करता करता तो यही है। और हमारे अभी जो मोदी जी, उनको तो ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे वो तो अवतार हो गए उस धरती पे। हम लोग फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे 2014 से 23 तक कहाँ हमारा देश था, तो उसमें तो बात नहीं करेंगे। अगर उसमें बेहतर बनता है तो मैं खुद मतलब मोदी जिंदाबाद बोल रहे, मुझे क्या दिक्कत है, फिर मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, या उन पार्टी के नाम लेने मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन फैक्चुअल मुझे जवाब दीजिए आप, केवल ये उड़ी उड़ी बातों पे नहीं करिए। तो ये सवाल हम लोग जब उठाते हैं, और एक्चुअल में क्या होता है, जिन जो वर्ग है, मजदूर किसान वर्ग, वो पॉलिटिकली अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, और उनको धर्म और जातियों में बांटा गया है, बांटा जा रहा है तेजी से। आप देखिए, अब यहाँ पे मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी ब्राह्मण्स के बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा, राजपूतों के कर रहे हैं राजपूत मुख्यमंत्री बनेगा, जाटों का कर रहे हैं जाटों के मुख्यमंत्री बनेगा, जैनीस के कर रहे हैं भाई उनका मुख्यमंत्री बनेगा। अभी कल वो 2 तारीख को ट्राइबल्स वाले भी कर रहे हैं, वो क्या हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये क्या है मतलब, तो ये क्या सौदेबाजी, कहाँ जा रहे हो आप। हम लोग कर रहे हैं मजदूरों की, हमारी 5 अप्रैल को रैली है मजदूर किसानों की, हम लोग इस दिन से नहीं कर रहे। तो हमारे जब पैदा होता बच्चा, इवन पैदा नहीं होता उसके पहले उसके दिमाग में ठूस ठूस के धर्म और जाति भर देते हैं।
ठूस के उसको कैरियर वाली बनाए थे। और एक बड़ा दुख मुझे ऐसा होता है इस बात का कि जो मिडिल क्लास है, हम जिसको सो कॉल्ड मिडिल क्लास है, आप और मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, गलत में दूर कर लीजिएगा। अथवा हो सकता 50 लाख हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ भी हो, तो भी आप मिडिल क्लास नहीं है, आप मतलब मजदूर वर्ग ही है। हाँ, हम लोग अपने आप को मिडिल क्लास के मतलब हम लोग कैसे मेंटेन करें हमें पता है नहीं हम, लेकिन हमने आपको जो सोसाइटी है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या हमने कुछ ज्ञान लिया है, कुछ पढ़ा है हमने, तो हमारी जिम्मेदारी उनके लिए कि भाई उस वर्ग को भी हम लोग बराबर मतलब भागीदारी बने, सत्ता में और संसाधनों में उनकी बराबरी भागीदारी बनाए। और हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं। अगर चोर गरीब के घर में पैदा होगा तो आप सुरक्षित नहीं हो, मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो ये जो हम लोग ऐसी दुनिया चाह रहे हैं जो बन सकती है, प्रकृति ने इतना दिया है। महात्मा गांधी ने ये कहा है कि वो हर इंसान की जो बेसिक नीड्स है सम्मानजनक ढंग से पूरी की जा सकती है। और मैंने आमिर खान के शो का बताया, तो वो 15 साल पहले का, आज तो डिस्ट्रीब्यूशन करे एक परिवार में तो कितना 50 लाख तक के पैसा हो सकता है। वो सबकी आवश्यकता प्रकृति पूरी करती है, लेकिन एक इंसान के लालच को भी पूरा नहीं कर सकती। तो अभी ये लालच जो है कॉर्पोरेट का, उसको ये प्रकृति पूरा नहीं कर पा रही। आप पूरे पहाड़ियाँ आप देखिए, उन्होंने खोद दी, कर दी, ये सब चीज़ें चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में हम लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे भगत सिंह और वो लोग काम कर रहे थे देश की आज़ादी के समय, उनको भी किस ढंग से आतंकवादी कहे गए, या फिर उन्होंने बाद में भी कहा था कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता, वो गलती हुई। फिर भगत सिंह जेल में जाने के बाद जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, जो उनके थॉट्स था, और जो असेंबली में बम फेंका तो वो चाहते थे इसको मार सकते थे, व्यक्तिगत हिंसा में उनका मेरा कोई विश्वास नहीं। तो बहुत सारी जो ये बातें थी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घरों में जो माहौल है अभी, खासकर हम जो पढ़े लिखे जो घरों में हम लोग रहते हैं, उनके घरों में जो माहौल है वो मतलब साइंटिफिक जो एक माइंड सेटअप होना चाहिए, वो मतलब डेवलप नहीं होने दे रहे। जैसे हम लोग फिल्में में बताएंगे तो वो ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब निकल रहे, फिर वो भगवान की तस्वीर लग रही, मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया, अब तो भगवान की इच्छा है। तो फिर आदमी कहीं ना कहीं मतलब एक वो काल्पनिक दुनिया में मुझे लगता है वो चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर में हम लोग जब फैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लॉजिक्स पे काम कर रहे हैं, साइंटिफिक ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब सोच से काम कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस हैं अभी। और मुझे लगता है ज़्यादा जरूरत है कि हम लोग उसको और तेज़ी से और ऑर्गेनाइज वे में हम लोग काम करें। तो मुझे लगता है कि उसको तो ख़त्म होना है, अभी का जो दौर है वो ख़त्म होना तय होना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई नहीं सोचता था कांग्रेस मतलब ख़त्म होगी, आज की हालत हो गई है। कोई नहीं सोचता आज मतलब क्या होगा, लेकिन होना है जिस तरह हम लोग जा रहे हैं तो ये होना है। लेकिन हम लोग कैसे बेहतर दुनिया हम लोग उसके बाद बना पाएँ, या अराजकता वाला माहौल बना पाएँ। दो तरह की मतलब दुनिया और देश बन रहा है। हम 5 साल बाद मुझे लगता है इस शहर में भी हम लोग जिस ढंग से आज घूम रहे हैं शायद नहीं घूम पाएंगे, और उसके लिए कोई व्यक्ति या पार्टी दोषी नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम लोग कैसे निभाते हैं। तो मेरी यही कोशिश है, हमारी ये कोशिश है कि हम उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में छोटा सा हिस्सा हम लोग निभा पाए। इसलिए हम लोग डाउन टू अर्थ आप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ठीक बात है। आप 1999 से लेकर 2014 तक पार्षद रहे थे, जो कि 15 साल का काफ़ी लंबा टेन्योर होता है। सो उस टाइम पर आपको काफ़ी मतलब आपकी इमेज तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंशियल वाली है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो आपके पास और भी दूसरी पार्टी से ऑफर्स आए होंगे कि यार आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आपको ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे। तो आपने उस चीज़ को कैसे टैकल किया? मुझे नहीं लगता मैं इन्फ्लुएंस कर पाता हूँ, आपको लग रहा है उसके लिए शुक्रिया। और मुझे लगता है अगर मैं कर पाता तो आज मजबूत पार्टी हमारी उदयपुर शहर में होती। वो है नहीं, मैं इस सच्चाई को मानता हूँ। और जहाँ तक ये बात आती है कि भाई आप फला पार्टी में होते या आ जाए तो ठीक है, तो इस ढंग से दोस्तों में, क्योंकि हम लोग एक छोटा शहर है, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, कई बार बात करते भी ऐसे, तो कई बार कहा उन्होंने यार कहा जिनकी खपारा कुछ है नहीं, स्कोप नहीं, मैंने बताया था पहले भी आपको। तो इस तरह से बातें तो होती है, कई बार दोस्ताना तरह से भी होती है। और ये एक बात भी मुझे कुछ समय पहले भी कही गई थी कि हमारे जो कांग्रेसी साथी उनकी ओर से कि भाई कांग्रेस के पास कोई मतलब इस ढंग से शहर में लड़ पाए वो चेहरा नहीं फला चाहती हूँ मैं। मैंने कहा पहली बात तुम जातिवादी से मेरी रिकॉग्निशन आप करें नहीं। और तो फिर आप आ जाओ मतलब इधर। मैंने कहा भाई मैं जाऊँ और ठीक हूँ। तो कई बार मुझे लगता है दोस्ताना ढंग से भी हो सकता है, मजाक में बात हो,
या हो सकता है कोई गंभीर बातें भी हो, तो मुझे लगता नहीं कि मतलब पार्टी, और एक मैं ये संदेश भी देना चाहूँगा कि चाहे वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाए या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाए और जनता उसको वोट दे, मुझे लगता है ये मतलब आदमी जो बेसिकली मतलब कैरेक्टर लेस है, आप मतलब उसको आप वोट दे रहे हैं, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, मतलब आप मतलब उसको क्या कर रहे हैं, कल आपके साथ धोखा करेगा कि नहीं करेगा, छोटे से लालच के कारण क्यों आया वो, समाज सेवा करना है तो वो तो किसी पार्टी में बिना पार्टी में रह के भी कर सकता है। हाँ। उसके लिए कोई झंडा लेके जरूरी है क्या? तो कहीं ना कहीं उत्साह से आया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि चाहे कोई भी पार्टी चेंज करे, हो सकता है मैं नहीं करूँगा, मान लो आपको लगता है ये बहुत जरूरी है, सभी से ये सवाल सभी मीडिया को करना चाहिए, तो मैं ये अपील करना चाहूँगा, चाहे मैं भी क्यों रहूँ, कोई भी अगर पार्टी चेंज करके जनता के बीच में जाता है तो जनता को उसको सबक सिखाना चाहिए, उसकी जमानतें जब्त करना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा पैसे वाला हो या कितने प्रभावशाली व्यक्ति हो। ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी मुझे लगता है कि ऐसा कोई है नहीं तो कम्युनिस्टों को जो मतलब वो अगर वो प्रैक्टिकली कम्युनिस्ट है या उस प्रोसेस में है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के नाम लूँ तो अगर हम उसकी जो फिलोसफी है उसका मैं 10% भी नहीं कर पाता हूँ, 10% भी नहीं मानता हूँ मैं। मतलब इतनी कड़ी फिलोसफी, मतलब इंसान को इंसान बनाने की है, मतलब सारी भावनाओं पे वो कंट्रोल करने की है। लेकिन हम तो इंसान है तो भावुक तो होंगे, तो मतलब मैं 10% भी कम्युनिस्ट नहीं बन पाया और पता नहीं कितना बन पाऊंगा। तो बाकी जो दूसरी जो पार्टियां हैं उनके विचार कोई है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कोई आकर्षित कभी कर सकती है। और जिनको करने वो जा रहे हैं तो उनके लिए मैंने संदेश नहीं दिया है, तो जनता उनको सबक सिखाए। जैसे कि आपने बोला कि ऑफर्स आते हैं आप उनको टैकल कर लेते हो, बट कई भी मतलब ऐसा एक आपकी भी जो फैमिली है उनको भी लगता होगा कि यार अगर हम इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो हमको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, प्रोटोकॉल्स होंगे, लोग इजीली हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टी में हो तो लोग आपको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। तो कभी आपको ऐसे मन में आया ख्याल कि यार मैं वो सिक्योरिटी को लूँ और मज़े करूँ? मैंने आपको बताया था कि मैं 3 शब्दों में, आपने कहा ना आप क्या मतलब अपना पसंद करेंगे, तो मैंने ये कहा था मुझे बस ये याद रखे, लोग जिनसे मैं मिला हूँ, मेरे से जो लोग नहीं मिले मेरे बारे में क्या सोचते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जिनसे मैं मिला हूँ कम से कम ये वो सोचे कि अच्छा इंसान है। तो पहला तो ये है। और दूसरी जहाँ तक फैमिली की बात है, मुझे इस बात की खुशी और गर्व है कि उनकी तरफ से इस तरह से कभी कोई दबाव नहीं आया, न कोई उन्होंने इच्छाएं प्रकट की मतलब अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो जैसा कि मैंने मेरी बेटी का भी एक वो इंटरव्यू देखा, उसने कहा था कि इतना पैसा हो सकता था शायद उदयपुर में कितना किसी के पास नहीं होता। आज छोटे मोटे भूमि दलाल होते, भूमि माफिया होते, उनके भी करोड़ों रुपए होते हैं। आज जब हजारों लोगों को जिन्होंने बसाया है तो वो छोटा मोटा भी कुछ करते तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बात ये एक मेरे भी जो बेटियां हैं, वाइफ है, तो इस मामले में और जो परिवार में हमारे जो है जो संस्कार है, मुझे लगता है कि उन्होंने कभी इस ढंग से इच्छाएं नहीं बताई कि ऐसा होता या वैसा होता। वो तो और बड़े खुश होते कभी वो ठेले वाले के पास जाते हैं और उनको ठेले वाले को पता लगता है कि भाई वो मेरे बेटे मतलब मेरी बेटी है, मेरे दामाद है या मेरे वाइफ है, तो वो कहते नहीं हम पैसा नहीं लेंगे। वैसे आमतौर पे मतलब हम लोग जाते नहीं ठेले वगैरह पे या कहीं पे भी, वो भाई वो बड़ी मुश्किल से तो कमा रहा, वो 100-200 कमाएगा तो वो न ले। तो वो उनको जो वो खुशी मिलती, चाहे वो 50 लाख की गाड़ी में घूमने पर नहीं मिले, शायद वो एक ठेले वाले के वहाँ जाती है और अगर वो उनको पता लगता है मेरे बारे में, मतलब मेरे फैमिली से है, तो वो जो उनको रेस्पॉन्स मिलता है, वो जो उनको सम्मान मिलता है, मुझे लगता है वो कहीं बढ़कर है। तो ऐसा, और मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैंने नहीं सोचा था अपने जीवन में मैं मकान ही बना पाऊंगा। मैं तो आज मेरे पास मकान है, गाड़ी अल्टो है, 10 साल पुरानी, 10 साल और चल जाएगी, क्या दिक्कत है तो ये कोई मतलब मुझे लगता है कि जो एक सिंपल लाइफ चलाने के लिए चाहिए उतना मेरे पास है और मैं कर रहा हूँ। जब तक मेरे हाथ पे दिमाग चल रहा है मैं कर लूँगा उतना, और मैं कल की चिंता नहीं करता। मेरा आज तक कोई इंश्योरेंस नहीं है, आपको बताऊँ मैं। हाँ, कोई इंश्योरेंस आज तक नहीं कराया मैंने लाइफ में। हाँ, मुझे आपको इंश्योरेंस वाले भी आते हैं जब, अरे दोस्तों में भी होते हैं कई बार, डरा दे यार, मैंने कहा मैं आज में जीता हूँ, आज मस्त गुजर रहा मेरा। क्या बात, बहुत अच्छी आप गाइडेंस। ठीक है, तो मतलब ये इस मामले में शुक्रगुजार हूँ मेरे फैमिली का भी। इस तरह का आमतौर पे क्या होता है मेरी क्लास में, और खासकर थोड़ा सा भी कोई प्रोफेशनली हो तो भाई वो आपके बाद एडवोकेट थे या मतलब होता ना, उन्होंने इतना कर लिया, इतना बातें तो आती है
लोगों में ये है इतना, मुझे लगता है हमारे घर में ऐसी कोई बात है नहीं, तो ठीक है इस मामले में। सो अब आप 60s में एंटर कर चुके हो, तो आप इस उम्र में भी खुद को मेंटेन कैसे रखा हुआ आप? आपने 60 बोला या 16 बोला है? 60 अब मैं 16 सुन रहा हूँ। अरे वाह। स्वीट 16। Sweet 60। मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ी, मैंने पता है जितना मुझे खाना है, मुझे शुगर डायग्नोसिस हो गई है सालों पहले। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे जितना मीठा भी खाना है वो मैं खा रहा हूँ। उतना आप खाते हैं मतलब? हाँ, खाना है मुझे। हाँ भाई, तीन- पहले मैं 3 गुलाब जामुन खाता था, अब 2 तो खाने ना भाई। अरे और मतलब मेंटेन करने की बात है तो मैंने कभी भी मतलब जितना मुझे खाना उसका 10 ग्राम भी कम नहीं खाया होगा। हाँ, अच्छा, भाई जिंदगी तो एक ही मिली ना यार। पूरी जिएंगे आराम से। जिएंगे। तो उसमें कोई कंजूसी नहीं रखी। और मेंटेन करने की एक्चुअली मुझे लगता है कि इंसान जैसे बेडोल सा हो जाता है, मैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, कोई बुरा लगे तो। हाँ, मैं बेडोल नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है। आपने उसकी तारीफ की, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात तो है तारीफ के काबिल, बेडोल नहीं हूँ मैं। बेडोल है वो भी बुरा ही नहीं है, खैर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अपना समझ है, इंसान क्या होता है कि पद है, पैसा है, शोहरत है, ज्ञान है, क्षेत्र है, अपना मतलब मैं फला ये हूँ, अगर वो आदमी के दिमाग में चढ़ जाता है तो फिर मुझे लगता है कि वो जो शायद वो बॉडी के रसायन में, साइंस इस मामले में साइंस नहीं जानता, तो बॉडी के रसायन शायद उसको वो बूढ़ा करने लगते होंगे या बीमार करने लगते होंगे। तो इस मामले में मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब सालों से मुझे याद नहीं कि मैंने एक दिन भी जो अपना शेड्यूल है उसको मैंने मतलब कोई गुस्सा आ रहा मुझे या मूड खराब है या बीमार हूँ इसलिए चेंज कर दूँ। हो सकता है कभी 2-5-10 सालों में कभी बुखार जैसा लगा, लेकिन नहीं, मुझ पर वो हावी नहीं हो सकता है। अरे वाह, हाँ मुझे तैयार होना है। हाँ, क्या बात। हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, तो मैं मतलब मोदी जी का तो मुकाबला नहीं कर सकते, वो तो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन हाँ मुझे जो करना है मुझे लगता है वो करने में दिक्कत नहीं। और मेंटेन करने की जहाँ तक बात है, मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ लिया है वो मुझे लौटाना है सोसाइटी को, और मुझे सोसाइटी से लेना है। मुझे आज तक जो कुछ मिला है वो सोसाइटी से मिला है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सोसाइटी से मिला है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो सोसाइटी को मैं लौटाऊँ। तो वो एक जो कॉन्सेप्ट है मन में, मुझे लगता है वो शायद मुझे फिट रखने में मदद करता है। क्या बात। तो थैंक यू राजेश सर Thank you. हमारे शो पर आने के लिए। और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको सुन और देख रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा आपके टॉक शो में आने पर, और मुझे इस बात का आश्चर्य और खुशी भी है कि मतलब मुझे आपने बुलाया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई रिकॉग्नाइज नहीं हूँ और न कोई मतलब मेरा करियर है ऐसा कि लेकिन इस बात की गंभीरता को समझ के आपने भाई कुछ बातें हैं शायद जो सोसाइटी में सामने नहीं आती, उसको निकालने के लिए आपने जो ये प्रयास किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरा मेरा जो संदेश है वो ये कहना चाहूँगा कि कभी भी निराश ना हो। लाइफ में कई तरह के दौर आते हैं और जितना आप चैलेंजेस लेंगे लाइफ में उतना आप में निखार आएगा, उतना आप सीख के नरिश हो गए। हाँ, तो वो वापस में वो जो बात मैंने कही थी आपको कि हमेशा आप मतलब एक ठेला लगाएंगे कहीं, तब भी ये सवाल आएगा कैसे चलेगा ठेला। हाँ, या आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे तब भी ये सवाल आएगा, चाहे आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या एडवोकेट बनेंगे तो भी ये सवाल आएगा मतलब कैसे चलेगा। हाँ, कौन आएगा तुम्हारे पास? हाँ, कौन आएगा तुम्हारे पास, स्कोप नहीं है इसमें, इतनी भीड़ वैसे ही है यहाँ पर। तो मुझे लगता है भीड़ है, क्योंकि वो भीड़ है। आप भीड़ से अलग करो ना कुछ, बहुत स्कोप है। आप सभी फील्ड में स्कोप है, बहुत स्कोप है, और इतना मतलब खाली है कि आप अगर आप एक्चुअली आप जैसा सोचोगे जीवन वैसा होगा। और आपको मैंने ये कहा भी था कि मुझ में ज्ञान नहीं है, मैं बहुत इस मामले में बहुत अनईजी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन 2 चीज़ अपनाएं आप, डिसिप्लिन और कमिटमेंट। आज आपने जो टाइम दिया था मुझे, तो मैं 10 में 2 मिनट पहले आपसे मिल गया था, राइट, 10 बजे का टाइम दिया था। और कमिटमेंट का ये है कि भाई जो मैंने काम एक बार मतलब ले लिया अपने हाथ में, उसमें सफल हो या नहीं हो तो वो मुझे करना है, मतलब उसमें कमिटमेंट है मेरा।
तो मुझे लगता है कि अगर आप दो चीज़ ये अपना लें, मतलब डिसिप्लिन और कमिटमेंट, अगर आप एडवोकेट बनना है आपको, और आप मतलब 3-4 घंटे कोर्ट में आ रहे हैं और फिर सोचे आपको मतलब अच्छे वकील बन जाएंगे, शाम को ऑफिस नहीं बैठ रहे हैं और फाइलेंस नहीं देख रहे हैं आप, फिर आप 10 साल बाद भी उसी स्टेज में रहेंगे जो आज हैं। हमारे यहाँ 2 साल बाद भी वो बच्चा इसी स्टेज में रहता है, 5 साल बाद भी उसी स्टेज में रहता है। वो करता है कोशिश, उसका काम है, लेकिन वो जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें आपको 100% देना होगा। 100% अगर आप देते हो तो मुझे लगता है 200% आपके पास लौट के आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। वैसे मैं कह रहा हूँ मतलब किसी फील्ड में ऐसा हो तो आज बहुत स्कोप है। तो यही 2 बात मैं देना चाहूँगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें आप कि आपको बनना क्या है। मुझे लगता है कि अगर मेरा ये लक्ष्य होता है कि मैं महीने में 10 लाख कमाना मुझे आज से 20 साल पहले, तो मुझे पता मुझे कोई रोक नहीं सकता था, मुझे पता है। लेकिन मैंने जो सोचा था, हो सकता है उसको मैं 10% कर पाया हूँ, लेकिन मैं उस प्रोसेस में हूँ, उसमें आगे हूँ। तो अगर आप सोचे 10 लाख कमाना है आपको 10 साल बाद, तो आप कर सकते हैं। आप सिर्फ सोचो और उस डायरेक्शन में आप बढ़ो नहीं तो नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हम जिस स्थिति में हैं हम आज, और कोई भी जो काम हम लोग करें, जैसी दुनिया आज है उससे हम लोग बेहतर दुनिया बना के जाए। आप अपना प्रोफेशन करें, आप कैरियर चुनें, सब करें, लेकिन एक मन में सवाल हो आपके, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो कि आप 2-5% लोगों में आपने बना दिया, लेकिन अगर 90% ऐसी सोसाइटी होगी तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो साथ साथ में आपको उस डायरेक्शन में भी सोचना होगा कि हम लोग एक अच्छी समाज बना पाए हम लोग, और अच्छी दुनिया हम लोग देखे जाए। मुझे लगता है कि आदमी खुश होकर अगर जीवन जिएगा तो वो सब चीज़ें अचीव कर लेगा।